ये कहानी फादर गैब्रियल अमोर के लाइफ पे आधारित है, जो इटली के एक चर्च में पादरी थे। क्रूज फादर के पास एक पोजेशन का केस आता है। लोकल प्रीस्ट फादर को बताते हैं कि डॉक्टर्स ने भी इस लड़के के ऊपर जवाब दे दिया है। फादर पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि ये पोजेशन का केस है। लोकल फादर बताते हैं कि लड़के को इंग्लिश आती तक नहीं, लेकिन फिलहाल वो इंग्लिश में बातें कर रहा है। फादर उस लड़के के पास जाते हैं और उस डीमन से बात करते हुए कहते हैं, तुमने किसी पावरफुल इंसान को क्यों नहीं पोजेस किया, ये नॉर्मल सा लड़का ही क्यों। फादर उस डीमन को टॉन्ट करते हुए कहते हैं कि इतने ही पावरफुल हो तो इस पिग को पोजेस करो। वो डीमन चैलेंज एक्सेप्ट करके पिग के शरीर में चला जाता है और फादर के इशारे पे उस पिग को गोली मार दी जाती है। जूलिया नाम की एक औरत अपने डेड हस्बैंड के एक प्रॉपर्टी को क्लेम करने स्पेन आती है। यहाँ पर उसकी मुलाकात फादर एस्कीबेल से होती है। जूलिया बताने लगती है कि ये मठ उसके हस्बैंड ने अपने फैमिली की तरफ से इनहेरिट किया था, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए उनकी जगह पे मुझे ये सब करना पड़ रहा है। हेनरी इधर उधर घूमते हुए बेसमेंट के अंदर चला जाता है, जहाँ पर उसे एक टूटी दीवार दिखाई देती है और उस दीवार के पीछे कुछ ईविल मौजूद होता है। फादर गैब्रियल ने जिन तरीकों से उस लड़के का एग्जॉर्सिज्म किया, उसकी वजह से उन पे जांच कमेटी बैठाई जाती है। जहाँ पर फादर कहते हैं कि वो लड़का पोजेस्ड नहीं था, बस बीमार था। सलीवन नाम के जो कार्डिनल होते हैं वो डिमोनिक पोजीशन को लेकर थोड़े डाउटफुल होते हैं। फादर उनसे उल्टा सवाल कर बैठते हैं कि अगर डीमन है ही नहीं तो चर्च के होने का क्या मतलब है। फादर कहते हैं कि मुझे पता है कि मैंने पास्ट में जो केसेस हैंडल किए हैं उनको लेकर आज तक आप लोग मुझ पे डाउट करते हैं, लेकिन मैं एक पादरी हूँ और यही मेरा काम है। और फिर फादर गैब्रियल वहाँ से चले जाते हैं। जूलिया रात को हॉल में बैठी होती है, तभी उसे किसी के दरवाजा पीटने की आवाज आती है। वो हेनरी के कमरे में जाती है और थोड़ी देर वहीं पे बैठती है, लेकिन जैसे ही वो उठकर वहाँ से जाने लगती है, तभी हेनरी अचानक अपनी आंखें खोलता है। बेसमेंट में काम करने वाले वर्कर्स का ध्यान उस टूटी दीवार पे जाता है और वहाँ पर एक एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे दोनों वर्कर्स बुरी तरीके से झुलस जाते हैं। यहाँ हेनरी की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। अचानक वो उठकर बैठता है और अपने पूरे चेहरे को बुरी तरीके से स्क्रैच करता है। जब उसका चेकअप होता है तो डॉक्टर उसे बताते हैं हेनरी के ऊपर किसी गहरे सदमे का असर अभी भी है। जूलिया को रियलाइज हो जाता है कि हेनरी अपने फादर की मौत से अभी तक नहीं उबरा है। जूलिया हेनरी को घर ले जाकर उसकी देखभाल करने लगती है। एक रोज जूलिया जब हेनरी को कंफर्ट कराने के लिए उसे हक करती है, तब हेनरी जूलिया को उसके ब्रेस्ट पे टच करता है और एक बहुत ही क्रीपी स्माइल करता है और उससे ऐसे बिहेव करता है जैसे ये उसका बेटा नहीं कोई और हो। हेनरी अपनी टी शर्ट हटाता है जहाँ पर हेट लिखा होता है। जूलिया के कहने पे फादर एस्कीबेल हेनरी को देखने अंदर जाते हैं, लेकिन हेनरी उन्हें उछालकर कमरे के बाहर फेंक देता है और कहता है कि ये नहीं, कोई और चाहिए। इटली में पोप फादर गैब्रियल को हेनरी के केस के बारे में बताते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं चाहता हूं तुम इस केस को हैंडल करो। फादर गैब्रियल हेनरी से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स को स्टडी करते हैं। जूलिया का विला जिस जगह पे खड़ा है, वहां पर हिस्ट्री में बहुत सारी इविल एक्टिविटीज को अंजाम दिया गया था। पोप फादर से कहते हैं कि ये डीमन बहुत पावरफुल है और तुम्हें सावधान रहना होगा। पोप की ब्लेसिंग लेकर फादर स्पेन पहुंचते हैं, जहां पर उनकी भेंट फादर एस्कीबेल से होती है। फादर हेनरी को देखने उसके कमरे में जाते हैं, लेकिन इनिशियल अटेम्प्ट्स में ही उन्हें एहसास हो जाता है कि ये कोई नॉर्मल केस नहीं है। फादर जब डीमन से उसके बारे में पूछते हैं, तब वो डीमन उनसे कहता है कि क्यों न मैं तुम्हें तुम्हारे बारे में ही बता दूं। और फिर वो फादर के अतीत से एक पन्ना उठा लाता है, जिस घटना के बारे में फादर ने आज तक किसी के साथ चर्चा नहीं की होती। फादर समझ जाते हैं कि ये एक पावरफुल डीमन है। फादर जूलिया से कहते हैं कि मैं हेनरी की मदद जरूर करूंगा, पर मैं ये जानना चाहूंगा कि हेनरी के साथ कोई घटना तो नहीं हुई। जूलिया बताती है कि हेनरी ने अपने पिता को अपने आंखों के सामने मरते देखा था। फादर कहते हैं कि इस घटना के बाद जरूर हेनरी वल्नरेबल हो गया होगा और ऐसे इंसानों को पोजेस करना डीमंस के लिए काफी आसान होता है। तभी टेलीफोन रिंग होता है और एमी जब इसे रिसीव करती है तो उस तरफ से इसके मरे हुए फादर की आवाज आती है। फादर गैब्रियल कहते हैं कि हम हेनरी को तब तक नहीं बचा सकते जब तक हमें उसे डीमन का नाम नहीं पता चल जाता जिसने उसे पोजेस कर रखा है। वे डिसाइड करते हैं कि उस डीमन को कमजोर करने के लिए वो लोग प्रेयर करेंगे। प्रेयर करने से पहले भगवान से अपने पापों की माफी मांगते हैं। हेनरी के कमरे में जाकर एक साथ प्रेयर करने लगते हैं और इस प्रेयर का असर हेनरी के अंदर मौजूद डीमन पे दिखने लगता है। तभी कमरे में अंधेरा छा जाता है और वो डीमन रोज़ारिया के रूप में फादर के सामने आता है और फादर को गिल्टी फील कराते हुए कहता है कि तुम्हारी वजह से रोज़ारिया अब नरक में है। लेकिन फादर अपना बिलीव स्ट्रांग रखते हैं और डीमन से कहते हैं कि रोज़ारिया अब ईश्वर के शरण में है।
इसके बाद डीमन फादर एस्कीबेल को टारगेट करते हुए कहता है कि मुझे सब कुछ पता है जो तुमने उस लड़की के साथ किया है। फादर एस्कीबेल हेनरी का गला घोटने लगते हैं। तब फादर गैब्रियल उन्हें कमरे से बाहर लाते हैं। तब फादर गैब्रियल को ये बात समझ आती है कि इस डीमन का एक्चुअल टारगेट हेनरी नहीं बल्कि वो खुद हैं। वे घर के बाहर जाते हैं और बाहर वाले कुएं को खोलने की कोशिश करते हैं और फादर एस्कीबेल अंदर प्रेयर करते हैं, लेकिन ये डीमन जूलिया को टारगेट करने लगता है जो नींद में होती है। फादर एस्कीबेल को हेनरी की आवाज आती है जिसे सुनकर वो कमरे में जाते हैं, लेकिन ये डीमन का एक छलावा होता है। हेनरी के मुंह से कुछ आवाजें आती है जिसे सुनने वो उसके करीब जाते हैं और हेनरी उनका कान काट लेता है। इधर वो डीमन जूलिया को बेड के अंदर खींचने लगता है। फादर गैब्रियल कमरे में आकर फादर एस्कीबेल को डिस्टर्ब पोजीशन में देखते हैं और फिर वो जाकर जूलिया को बचाते हैं। उस कुएं के अंदर सैकड़ों कंकाल होते हैं। फादर कहते हैं कि ये एक मठ हुआ करता था और इसके अंदर एक साजिश दफन है। फादर गैब्रियल तहखाने के अंदर जाते हैं और दीवार को तोड़ने के बाद वे देखते हैं कि अंदर के चैम्बर में बहुत कंकाल पड़े हुए हैं। ये सभी कंकाल एग्जॉर्सिस्ट के हैं और जो कंकाल पिंजरे के अंदर बंद है वो मुख्य एग्जॉर्सिस्ट की है। उसके हाथों में अभी भी उसकी अंगूठी पड़ी है। पोप को उस मठ के बारे में रिपोर्ट मिलती है कि सैकड़ों साल पहले यहाँ पर एक खतरनाक डीमन को कैप्चर करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसे रोकने के सारे तरीके फेल हो गए। ये डीमन काफी पावरफुल होता है। इस खबर को पढ़ते ही पोप को दिल का दौरा पड़ जाता है और इस जगह को जेल नुमा बनाया गया था ताकि कोई एग्जॉर्सिज्म फेल हो जाए तो डीमन यहाँ से बचकर बाहर ना निकल सके। आगे बढ़कर फादर देखते हैं कि वहाँ एक और मुख्य एग्जॉर्सिस्ट की कंकाल है जिनके हाथों में एक किताब है। इस किताब के जरिए उन्हें पता चलता है कि स्पेनिश इंक्विजिशन के पीछे इसी डीमन का हाथ था। दरअसल इस डीमन ने एग्जॉर्सिस्ट को ही पोजेस कर लिया था और वो एग्जॉर्सिस्ट स्पेन की रानी को डायरेक्टली एडवाइस दिया करता था और उसी के एडवाइस के बेसिस पे स्पेन में लोगों को उनके बिलीफ के बेसिस पे चुना गया और अलग करके मारा गया। यानी इन डिसीजंस के पीछे ना ही रानी जिम्मेदार है और ना ही एग्जॉर्सिस्ट, बल्कि ये साया किया कराया उस डीमन का होता है। और फादर को ये बात समझ आ जाती है कि एक बार फिर से वो डीमन खुद उन्हीं को पोजेस करना चाहता है और उनके जरिए फिर से इविल एक्टिविटीज को अंजाम देना चाहता है। हेनरी के अंदर मौजूद डीमन जूलिया पे अटैक करता है और फिर एमी के बॉडी को कंट्रोल करके उसकी गर्दन तोड़ने ही वाला होता है। अभी फादर को उसका नाम पता चल जाता है जो कि एस्मोडियस होता है। इसके बाद डीमन कमजोर पड़ जाता है और एमी हेनरी के शरीर में सिडेटिव इंजेक्ट कर देती है। फादर कहते हैं कि अब जब हमें उस डीमन का नाम पता है, हेनरी के ऊपर एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म करना ज्यादा इजी होगा। लेकिन जाने से पहले अपना मन हल्का करने के लिए वो फादर एस्कीबेल से वो केस शेयर करते हैं जो अब तक उन्होंने किसी को नहीं बताया। फादर जब वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ रहे थे तो उनके सारे साथी मारे गए थे और वो एक अकेले सर्वाइवर थे और तब उन्होंने डिसाइड किया कि ईश्वर की दी हुई जिंदगी को ईश्वर के रास्ते में ही लगाएंगे। कई सालों बाद रोजारिया नाम की एक औरत ने उनसे मदद मांगी, लेकिन उसे देखकर फादर को लगा कि वो पोजेस्ड नहीं है बल्कि मेंटली इल है और फादर ने जब ये केस किसी और को दे दिया, रोजारिया को लगा कि फादर अपने ईगो में उसकी मदद नहीं कर रहे हैं और एक रोज वो फादर के सामने ही छत से कूदकर अपनी जान दे देती है और खबरों में ये छपा कि फादर ने एक लड़की को मोलेस्ट किया और इसलिए उसने अपनी जान दे दी। ये कन्फेशन करने के बाद वे दोनों हेनरी के रूम में आते हैं और प्रेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। डीमन एक बार फिर फादर के सामने रोजारिया के रूप में आकर उन्हें कमजोर करने की कोशिश करता है, लेकिन वे दोनों अपना प्रेयर कंटिन्यू रखते हैं। फिर ऐसा लगता है कि डीमन ने हेनरी के शरीर को छोड़ दिया, लेकिन फादर देखते हैं कि हेनरी के पेट पे एक मैसेज लिखा है कि भगवान यहाँ नहीं है और फिर डीमन वापस से एमी को पोजेस कर लेता है। डीमन फादर से कहता है मैं जिस चीज के लिए आया हूँ मुझे दे दो, लेकिन फादर मना कर देते हैं। इसके बाद डीमन ऐसा केओस मचाता है जिसमें फादर एस्कीबेल, एमी और जूलिया सभी फंस जाते हैं। उन्हें मरता देख फाइनली फादर गिव इन कर देते हैं और खुद को डीमन के हाथों सौंप देते हैं और ऐसा करने से डीमन हेनरी के शरीर को छोड़ देता है। फादर पूरी तरीके से पोजेस होने से पहले सभी को यहाँ से चले जाने के लिए कहते हैं। फादर डीमन से कहते हैं कि इतनी आसानी से तुम मेरा शरीर नहीं ले सकते और वो फांसी लगाकर खुद को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन डीमन उनकी इस कोशिश को नाकामयाब करता है और उन्हें एक और उछाल देता है। फादर गिरते पड़ते वापस उस एग्जॉर्सिस्ट के चैम्बर में जाते हैं और वहां खुद को आग लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एक एंजल उनके सामने आती है और फादर को लगता है कि मुझे मदद मिल गई, लेकिन ये तो खुद डीमन एस्मोडियस होता है। थोड़ी देर के बाद फादर एस्कीबेल जब वहां पर आते हैं तो वो देखते हैं कि डीमन ने फादर गैब्रियल को कंप्लीटली पोजेस कर लिया है। फादर एस्कीबेल फादर गैब्रियल से कहते हैं कि वो डीमन से फाइट करने की कोशिश करे और फिर खुद फादर को इस डीमन से फ्री कराने के लिए प्रेयर करना शुरू करते हैं। इसी बीच दोनों को अपने पास्ट से जुड़े हुए पापों का सामना करना पड़ता है। एस्मोडियस इन दोनों की कमजोरी को भली भांति इनके खिलाफ इस्तेमाल करता है।
लेकिन फाइनली अपने स्ट्रॉन्ग बिलीफ और प्रेयर के जरिए वे एस्मोडियस को वापस नरक में भेजने में कामयाब हो जाते हैं और इसके साथ ही इस घर से उस डीमन का साया हमेशा के लिए उठ जाता है। फादर को पता चलता है कि जूलिया और उसके दोनों बच्चों को सेफली अमेरिका भेज दिया गया है। फादर के सामने एक नक्शा होता है जिसमें एस्मोडियस के जैसे बहुत सारे डीमन इस दुनिया को टेक ओवर करने की कोशिश करते हैं। फादर गैब्रियल अमोर अपने अगले मिशन पे निकल पड़ते हैं।